नमस्कारम साथियों, मैं आज कक्षा 12th हेतु जो व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत BFSI ट्रेड के अंदर अध्ययनरत है उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसका पहला प्रश्न है रेपो रेट का उपयोग RBI किस लिए करती है। तो रेपो रेट का उपयोग RBI बैंक के लोन को महंगा और सस्ता करने के लिए करती है। रेपो रेट का उपयोग बैंक के लोन को महंगा और सस्ता करने के लिए किया जाता है। सेकंड प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य क्या है। तो माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य होता है गरीब व जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको लोन दिलवाना। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य होता है स्मॉल व लो इनकम एंटरप्राइज को लोन देना। थर्ड प्रश्न है IPO का उद्देश्य क्या है। तो IPO जब कंपनी को पहली बार ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है तो वह लोगों या पब्लिक तक IPO लॉन्च करती है या शेयर देती है उन्हें, तो उसके माध्यम से वह इकट्ठा अमाउंट प्राप्त करती है या जुटा पाती है। तो IPO का उद्देश्य होता है पब्लिक के लिए कंपनी के शेयर जारी करना, पब्लिक के लिए कंपनी के शेयर जारी करना। फिर निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निवेश का मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। निवेश का मुख्य उद्देश्य है अपने पास मुनाफा कमाना या लाभ अर्जित करना। PPF किस प्रकार का खाता होता है। PPF सरकारी निवेश योजना होती है। PPF सरकारी निवेश योजना होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। फिर छठवां प्रश्न है म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड कई निवेशकों का धन मिलाकर बनाया गया फंड होता है। कई निवेशकों का धन मिलाकर बनाया गया जो फंड होता है उसे बोलते हैं हम म्यूचुअल फंड। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है डेबिट कार्ड किससे जुड़ा होता है। तो डेबिट कार्ड अपना बैंक खाते से जुड़ा होता है। डेबिट कार्ड किससे जुड़ा होता है, बैंक खाते से। इसके अलावा EMI का पूरा नाम क्या है, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI पे हम सामान खरीदते हैं, EMI का फुल फॉर्म होता है ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट EMI का पूरा नाम है। फिर देखिए बैंक स्टेटमेंट किसकी जानकारी देता है। बैंक स्टेटमेंट हमें बैंक खाते में जो लेन देन किए गए हैं उनकी जानकारी देता है। बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक भी एक ही चीज़ है वो। तो बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट हमें बैंक खाते के लेन देनों की जानकारी देते हैं। बीमा में नॉमिनी किसे कहा जाता है। बीमा में नॉमिनी कौन होता है। तो बीमा में नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर पैसा मिलेगा। यानी कि पॉलिसी जिसके नाम से पॉलिसी की गई है उसकी मृत्यु होने के बाद में जिस व्यक्ति को पैसा मिलता है वह उसका नॉमिनी होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ाता है। माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ाता है। माइक्रो फाइनेंस गरीबों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेशन बढ़ाता है। यह बचत खाते, माइक्रो लोन, बीमा और भुगतान सुविधा देकर उन लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है जिन्हें बैंकिंग सिस्टम अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस जो वित्तीय समावेशन उसको बढ़ाता है कैसे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस गरीब, महिला वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों को के जो लोग हैं उनको बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हैं, उन्हें आवश्यक रूप से ऋण उपलब्ध करवाते हैं ताकि वह भी अपना छोटा व्यवसाय स्थापित कर सके और इनकम जनरेट कर सके। इसलिए यह वित्तीय समावेशन का कार्य करते हैं। माइक्रो फाइनेंस में ग्रुप लेंडिंग मॉडल कैसे कार्य करता है। ग्रुप लेंडिंग मॉडल में 5 से 20 सदस्यों का एक समूह बनाया जाता है। माइक्रो फाइनेंस जो भी होता है, माइक्रो फाइनेंस में जो हमें लोन मिलता है वह सामूहिक रूप से मिलता है। तो इसमें क्या होता है 5 से 20 सदस्यों का समूह बनाया जाता है। बैंक MFI पूरे समूह को एक साथ ऋण देती है। समूह के सदस्य एक दूसरे की गारंटी बनते हैं। अगर एक सदस्य ऋण न चुकाए तो पूरा समूह उसके लिए जिम्मेदार होता है।
इससे रिकवरी बेहतर रहती है। यानी कि अपने जो ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उन सब की गारंटी है कि उस लोन को वह चुकता करे पूरा। अगर कोई एक ग्रुप वाला उसको नहीं चुकता कर पाता है तो पूरा समूह मिलकर के उसे चुकता करते हैं। इसलिए इसमें पैसा डूबने की बहुत कम रिस्क होती है। माइक्रो फाइनेंस में सामाजिक पूंजी का क्या महत्व है? सामाजिक पूंजी वही है जब फाइनेंस वाले हमारे घर के आसपास वाले लोगों से पूछताछ करते हैं कि इनका व्यवहार कैसा है फाइनेंशियल, यानी पैसे टाइम पे देता है या नहीं देता, तो वो है आपका सामाजिक पूंजी। तो देखिए, सामाजिक पूंजी का मतलब विश्वास, सहयोग और समूह की एकता से है। एसएचजी और जेएलजी मॉडल में सामाजिक पूंजी जितनी मजबूत होगी, बचत, ऋण चुकौती और निर्णय लेने की क्षमता उतनी ही बेहतर होती है। इसके कारण बिना कोलेट्रल के भी लोन देना संभव हो पाता है। यानी कि अगर आपकी सामाजिक पूंजी अच्छी है तो बैंक आपको बिना गिरवी रखे हुए कोई सामान आसानी से लोन दे देगा, अन्यथा आपको लोन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस के लाभ। तो माइक्रो फाइनेंस के लाभ गरीबों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाना, रोजगार और व्यवसाय में वृद्धि, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, बचत की आदत विकसित कर पाना, गरीबी उन्मूलन में गरीबी को ख़त्म करने में मदद करना, ये माइक्रो फाइनेंस के सबसे बड़े उद्देश्य हैं। फिर अगला प्रश्न है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम एसबीएलपी की प्रमुख 3 विशेषता बताइए। तो एसएचजी अपनी बचत बैंक में जमा करते हैं। एसएचजी हो गया स्वयं सहायता समूह है। एसएचजी अपनी बचत बैंक में जमा करते हैं। बैंक एसएचजी की क्रेडिट हिस्ट्री देखकर उन्हें लोन प्रदान करता है। यह मॉडल कम लागत वाला, भरोसेमंद और टिकाऊ माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस से उद्यमिता विकास कैसे होता है? उद्यमिता यानी नए उद्यम कैसे लग पाते हैं? तो उद्यमिता विकास कैसे होता है? जब गरीब लोगों को आवश्यक रूप से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है तो वह अपना व्यवसाय स्थापित कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, उद्यमिता विकास होता है। तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस छोटे ऋण और आवश्यक प्रशिक्षण देकर लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने का अवसर देता है। इससे स्वरोजगार बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की भावना विकसित होती है। उद्यमिता विकास समझ में आया आपके कि उसमें क्या होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है सबसे पहले, उसके बाद में छोटा व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलता है, जिससे रोजगार बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की स्थिरता किन कारकों पर निर्भर करती है? जो माइक्रो फाइनेंस के संस्था हैं उनकी स्थिरता ऋण वसूली दर पर, कम परिचालन लागत पर, ब्याज दरों का प्रबंधन, ग्राहकों का वित्तीय व्यवहार, जोखिम प्रबंधन प्रणाली, नियमित फंडिंग स्रोत, इन सभी पर डिपेंड करती है माइक्रो फाइनेंस की स्थिरता। फिर है ओवर इंडेप्टेडनेस माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए क्यों चुनौती है? तो इसका आंसर देखिए, कई बार ग्राहक विभिन्न प्रकार के माइक्रो फाइनेंस या स्वयं सहायता समूह से कई ऋण ले लेता है, जिससे उनकी पुनर्भुगतान क्षमता कम हो जाती है, यानी कि वापस देने में उसे दिक्कत होती है। इससे डिफ़ॉल्ट बढ़ते हैं और माइक्रो फाइनेंस की वित्तीय स्थिति कमज़ोर होती है और ग्राहक आर्थिक संकट में आ जाते हैं। यानी कई बार हम ज़्यादा लोन लेते हैं और हमसे चुकाया नहीं जाता है या चुकता नहीं किया जाता है, तो माइक्रो फाइनेंस की स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसके पास अपना पैसा नहीं आया, जिसे क्या कहते हैं हम, ओवर इंडेप्टेडनेस कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस में ब्याज दरें अपेक्षाकृत अधिक क्यों होती है? माइक्रो फाइनेंस में ब्याज ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे ऋण पे दिया जाता है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो जो पैसे लेने आता है किस्त वाला, उसको ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, इसका परिचालन लागत भी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, छोटे ऋण पर अधिक लागत होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च परिचालन खर्च होता है, डोर टू डोर सर्विस देते हैं, जोखिम ज़्यादा होता है पैसे डूबने का। इन कारणों से माइक्रो फाइनेंस में ब्याज दर थोड़ा अधिक रखनी होती है। जेएलजी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और एसएचजी में मुख्य अंतर क्या है? जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और एसएचजी स्वयं सहायता समूह है, दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखिए, जेएलजी मुख्यतः लोन के लिए बनता है
एसएचजी में आप बचत भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। जेएलजी में 4 से 10 सदस्य होते हैं, जबकि एसएचजी में 10 से 20 सदस्य होते हैं। एसएचजी अधिक स्थायी होता है और नियमित मीटिंग वाली संस्था है, जबकि जेएलजी में गारंटी संयुक्त होती है। सभी जो जितने लोग हैं उनकी सबकी गारंटी होती है और एसएचजी में समूह आधारित प्रबंधन किया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है एसएचजी और जेएलजी में। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस में कस्टमर प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स क्यों आवश्यक है? यानी कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जो सिद्धांत है वो क्यों बनाए गए हैं, उनकी आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, ये सिद्धांत ग्राहकों को गलत प्रैक्टिसेज, अवांछित दबाव, गलत ब्याज दर, अनैतिक रिकवरी से बचाते हैं। इससे पारदर्शिता आती है, विश्वसनीयता होती है और भरोसा बढ़ता है। इसलिए कस्टमर यानी हमारे लिए सुरक्षा के सिद्धांत दिए गए हैं, जिससे क्या होता है, ब्याज दर में कमी होती है, हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता और गलत जो प्रैक्टिस होती है वो भी नहीं करवाई जाती। फिर अगला प्रश्न है, भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की वृद्धि पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा है? तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से डिजिटल केवाईसी होने लगी है, ऑनलाइन हम केवाईसी करा पाते हैं आजकल ओटीपी के माध्यम से। इसके अलावा मोबाइल पेमेंट कर पाते हैं यूपीआई के माध्यम से, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब हो गए अपने। इनके अलावा ऑनलाइन लोन ट्रैकिंग कर पाते हैं हम, कितना लोन बाकी है या किन किन संस्थाओं से हमने लोन ले रखा है। डाटा आधारित क्रेडिट असेसमेंट कर सकते हैं हम कि अपनी जो सिविल स्कोर है वो कितना आ रहा है। इनसे माइक्रो फाइनेंस की लागत घटी है, सेवा तेज हुई है और जोखिम भी कम हुआ है, क्योंकि ये सभी सुविधाएं हम घर बैठे कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर पाते हैं। फिर है नाबार्ड। नाबार्ड माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में क्या भूमिका निभाता है? नाबार्ड माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में क्या भूमिका निभाता है? तो देखिए, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम चलाता है, फंडिंग भी करता है और रीफाइनेंस भी उसे करता है, प्रशिक्षण देता है और क्षमता का निर्माण करता है, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देता है, नीतिगत सलाह व रिसर्च सपोर्ट करता है। फिर अगला है, माइक्रो फाइनेंस में कोलेटरल फ्री लोन। अभी आया था अपने सामाजिक व्यवहार वाला प्रश्न था, उसमें आया था कोलेटरल फ्री लोन की क्या आवश्यकता है। उसमें आया था कि कोलेटरल फ्री लोन की आवश्यकता उसमें नहीं होती हमें। तो देखिए, कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग संपत्ति गिरवी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति होती ही नहीं है। कोलेटरल फ्री लोन उन्हें क्रेडिट एक्सेस देता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन पाते हैं। कोलेटरल फ्री लोन बोलते हैं हम जिनमें संपत्ति या कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना होता है, उसे बोलते हैं कोलेटरल फ्री लोन। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस आर्थिक असमानता को कैसे कम करता है? क्योंकि आर्थिक असमानता को यह कम कर पाता है, जैसे कि यह गरीब लोगों को ऋण देता है, जिससे गरीबों में और अमीरों में अंतर कम होता है। गरीब लोगों को व्यवसाय स्थापित करने का थोड़ा टाइम मिलता है, थोड़ा पैसा मिलता है, जिससे वह अपना काम या रोजगार स्थापित कर पाते हैं। तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस कम आय वाले लोगों को वित्तीय साधन देता है, जिससे वे आय उत्पन्न कर पाते हैं। यह गरीब और अमीर के बीच आय का अंतर कम करता है और समाज में संतुलित आर्थिक विकास ला पाता है, जिससे क्या होता है, आर्थिक असमानताएं कम होती है। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों को अच्छे से देखें व समझें। धन्यवाद।